माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि देश में न्यायिक प्रक्रिया और न्यायालय की व्यवस्था को जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाए और न्याय देने की जिम्मेदारी बीजेपी नेताओं को सौंप दी जाए, क्योंकि सुनवाई करने और फैसला देने में इन्होंने तमाम न्यायालयों को भी पीछे छोड़ दिया है और ऐसी ऐसी सजाएं सुनाने लगे हैं जिनके बारे में देश के न्यायालय और जज साहब लोग कभी सोच भी नहीं सकते। वैसे भी जब न्यायालय के आदेशों का सरकारों के लिए कोई मतलब नहीं रह गया है, जब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले का कोई मतलब नहीं रह गया है, सरकार अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पलट देती है, तो फिर देश की जनता का करोड़ों अरबों रुपया न्याय व्यवस्था पर खर्च करने की क्या जरूरत है। बुलडोजर से लेकर जेल में ठूसने तक और सालों साल जेल में सड़ाने तक, इन सभी मामलों में बीजेपी की तमाम सरकारों ने बढ़िया वाला ब्लैक फिनिश्ड काला इतिहास लिख दिया है। भाजपा के एक विधायक हैं जो खुद ही जज हैं, खुद ही वकील हैं और खुद ही पुलिस बनकर भी घूम रहे हैं। एक मुस्लिम युवक के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया है, उसे देखकर आप एक बार फिर से शर्म महसूस करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे संसद टीवी की और उसके कैमरामैन की, जो संसद की कार्यवाहियों को कवर करता है। पिछले कई दिनों से मैंने जो खुद महसूस किया है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से संसद टीवी के ऊपर बड़ा खेल नजर आता है। पिछले दिनों आरपीएफ कांस्टेबल ने ट्रेन में किस तरीके से 4 लोगों को गोलियों से भून दिया था, ये तो आप सब जानते ही हैं। अब उसने जांच पड़ताल में जो बातें कही हैं, सुनकर आपकी खोपड़ियां घूम जाएगी और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये चेतन सिंह किसी आतंकवादी से कम है के। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में कुछ बातें कही हैं, जान लेने और जान देने की बात कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। वहीं मणिपुर को लेकर तथा पीएम मोदी के परम मित्र को लेकर संसद में आज कुछ विशेष बातें सामने आई, इन सब पर अच्छे से बात करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख लीजिए। हमने देश के लोगों से अपील की थी कि नफरतबाजों को जवाब देने के लिए अपने हिंदू या मुस्लिम मित्र और पड़ोसियों के साथ तस्वीरें शेयर कीजिए, वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि हम प्रेम के पुजारी हैं और अपने देश में सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। ऋषि विश्वकर्मा ने अपने मित्र नीतीश राय और आफ्ताब आलम के साथ तस्वीर भेजी है और लिखा है कि हम सभी जिगरी दोस्त हैं, मेरा दोस्त अभी विदेश में रहता है मगर लगातार संपर्क में रहते हैं। हमने कभी मुल्क में ऐसी नफरत की कल्पना नहीं की थी। ये तस्वीर प्रेम और मोहम्मद कलीम की है और दूसरी तस्वीर में प्रेम और मोहम्मद इजराइल है। इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। इन्होंने लिखा है कि मैं मुस्लिम हूं और घर से दूर केरल में रहता हूं। मेरे सभी दोस्त हिंदू हैं और ईद पर कुछ न कुछ स्पेशल पकवान बनाकर सभी को खिलाता हूं। इस तस्वीर में शाहिद परवेज हैं जो कि वाराणसी से हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास आई हैं और हम बारी बारी से लगभग सभी को आपके सामने रखेंगे। जिन दर्शकों ने अभी तक हमें तस्वीरें नहीं भेजी हैं वो भी भेजें, अपने वीडियोज भी भेजें और अपने प्रेम के संदेश को भी भेजें। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यूपी के पीलीभीत में कांवड़ यात्रा के दौरान देसी कट्टा लहराते हुए ये लोग घूम रहे हैं। अब सवाल ये है कि किसी भी धार्मिक यात्रा में किसी हथियार की क्या जरूरत है। बहुत सारे नफरती लोग ये भी जवाब देते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए लेके घूम रहे हैं। गजब हाल है भाई, रामराज में भगवा पहने हुए तुम्हारी सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो क्या उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि कांवड़ यात्रा में लोग देसी कट्टा लेकर जाएंगे। पिछले दिनों लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें कांवड़ यात्रा के नाम पर चिंताजनक दृश्य देखने को मिले हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसे लोग एक धार्मिक यात्रा को बदनाम नहीं कर रहे हैं? क्या ये लोग एक धर्म को बदनाम नहीं कर रहे हैं? वहीं सोशल मीडिया पर एक ये वाली तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें किसी यात्रा के दौरान अश्लील गानों पर लड़कियों को नचवाया जा रहा है, ठुमका लगवाया जा रहा है। ये तस्वीरें कहां की हैं, कब की हैं, ये तो हमें नहीं पता, मगर जब की भी हैं सवाल तो पैदा करती है कि ऐसी कौन सी धार्मिक यात्रा होती है जिसमें भोजपुरी के अश्लील गाने बजाकर लड़कियों को नचाने से धर्म मजबूत होता है। बहरहाल पिछले कई दिनों से देख रहा हूं संसद टीवी को और संसद टीवी के कैमरामैन को। पहले 2 चैनल हुआ करते थे, एक लोकसभा टीवी और दूसरा राज्यसभा टीवी। दोनों पर अलग अलग कार्यवाहियां दिखाई जाती थी और अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते थे जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। व्यक्तिगत रूप से मैं राज्यसभा टीवी ज्यादा देखा करता था। बाद में मोदी सरकार ने दोनों को मिलाकर एक कर दिया, संसद टीवी। अब इसके पीछे की वजह क्या थी हमें नहीं पता। क्या खर्च कम करने के लिए ऐसा किया गया था या फिर कम लोग होंगे तो कंट्रोल करना आसान होगा इसलिए ऐसा किया गया था? और ये कौन सी कंट्रोलिंग है कि विपक्ष के साथ भेदभाव किया जा रहा है? कार्यवाही के दौरान जब विपक्षी सांसद खड़े होकर बोलते हैं तब लगातार भाजपा के सांसदों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं या फिर स्पीकर की तस्वीर दिखाई जाती है, जो बोल रहा है उसे कम से कम दिखाया जाता है। जब विपक्षी सांसद किसी बात का विरोध करते हैं या कुछ बोलते हैं तो कैमरा उनकी तरफ घूमता भी नहीं है। पिछले दिनों देखने को मिला था कि विपक्ष के बहुत सारे सांसद मणिपुर का पोस्टर लेकर संसद में अलग अलग कैमरों को दिखाते थे। जैसे ही पोस्टर कैमरे के सामने पहुंचता था, कैमरे का एंगल झट से बदल दिया जाता था। पिछले दिनों लगातार बहुत सारे विपक्षी सांसदों ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बातें संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं की जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के लोगों की बातें ही अपलोड की जा रही है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने यह भी आरोप लगाया है कि किस तरीके से पिछले दिनों भाजपा के एक सांसद ने जो उल जलूल बातें कही थी, जो अनर्गल आरोप लगाए थे, शिकायत करने पर पहले उन्हें हटाया गया, फिर बाद में दोबारा अपलोड कर दिया गया। एक और बात देखने वाली है, जब बीजेपी के सांसद सदन में
बोलते हैं तब कैमरे का एंगल एक बार भी इधर उधर नहीं होता। विपक्ष के सांसद चाहे जितना कुछ बोलते रहें, सवाल करते रहें, उनकी तरफ कैमरा नहीं घूमता है। इस तरीके के तमाम आरोप विपक्षी सांसदों की तरफ से आ रहे हैं और आप इन्हें जाकर देख भी सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सावधानी से यदि संसद टीवी को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि कैमरे के साथ क्या खेल हो रहा है। पहले बीजेपी के पूर्व विधायक का कारनामा सुन लीजिए, इसके बाद चेतन सिंह का मामला जरूर सुनिएगा, मगर उससे पहले जरा इसे देख लीजिए। इन महाशय की तस्वीरों को शेयर करते हुए पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने लिखा है कि गौरक्षा के नाम पर कानून और बंदूक हाथ में लेकर ट्रक चालकों का उत्पीड़न लगातार जारी है। यह वीडियो हरियाणा के ओकेंद्र राणा ने कल फेसबुक पर अपलोड किया है, जिसको अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। उसी पेज से ये तस्वीरें भी ली गई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि इनको संरक्षण आतंकवादी बना चुका है। अब सवाल यह है कि इतने खतरनाक हथियार जो इन लोगों के हाथों में दिख रहे हैं, ये आते कहां से हैं? इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग इन्हें कहां से मिलती है और इन हथियारों को रखने का लाइसेंस इनके पास है या नहीं? यदि लाइसेंस नहीं है तो फिर क्या इन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके जांच नहीं होनी चाहिए? इस तरह की घटनाएं आतंकवाद की धाराओं में आती हैं कि नहीं? राज्य में पुलिस है, कानून व्यवस्था है, इन्हें किसने अधिकार दिया है खुद हथियार लेकर कानून व्यवस्था संभालने का? वहीं सोशल मीडिया पर झारखंड के जरमुंडी से पूर्व भाजपा विधायक देवेंद्र कुमार की एक वीडियो वायरल हो रही है। इसे शेयर करते हुए पत्रकार सदफ आफरीन ने लिखा है कि तौसीफ नामक युवक को पंचायत बुलाकर सजा सुनाई गई। युवक को उठक बैठक करवाया गया, जमीन पर थूक कर चटवाया गया और फिर लात मारी गई। मतलब बीजेपी नेता खुद ही जज, खुद ही वकील और खुद ही पुलिस हैं। मगर मैं कहता हूं कि ये लोग जज, पुलिस और वकील से भी बढ़कर हैं, क्योंकि कोई भी जज थूक कर चटवाता नहीं है, न थुकवाता है, न चटवाता है और न ही लात मारता है। अब जब बीजेपी के पूर्व विधायक इतना बड़ा कारनामा कर ही रहे हैं तो क्यों न न्याय व्यवस्था उन्हीं के नाम कर दी जाए? जो लोग विधायक बन चुके हैं यानी चुनाव जीत चुके हैं, वो लोग विधायिका संभालें और जो चुनाव हार चुके हैं उनके नाम न्यायपालिका कर दिया जाए, वो न्यायपालिका संभालें। अब मिड डे की इस खबर को जरा ध्यान से सुनिए। चेतन सिंह नाम के जिस आरपीएफ कांस्टेबल ने ट्रेन में 4 लोगों की निर्मम हत्या की थी, उसकी हिरासत मांगते हुए जीआरपी के अधिकारियों ने अदालत से कहा है कि उन्हें अभी भी पूरे ट्रेन की यात्रा का सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करना है और घटनाओं के अनुक्रम का विश्लेषण करना बाकी है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि वो पता लगाना चाहते हैं कि क्या चेतन सिंह को किसी ने अपराध के लिए उकसाया था। और आगे की जो बात है इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। बताया गया कि सूत्रों के मुताबिक चेतन सिंह को 4 निर्दोष लोगों की हत्या का कोई अफसोस नहीं है। उसने जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों से कहा है कि अगर ट्रेन नहीं रुकी होती तो 8-10 लोगों को और मार दिया होता। और उसने यह भी बताया है कि उसकी अंतिम इच्छा है कि पाकिस्तान जाएं और वहां सभी लोगों को मार दें। सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसे यानी चेतन सिंह को मुस्लिम समुदाय से जबरदस्त नफरत है। यही कारण है कि गिरफ्तारी के बाद जब उसे कपूर अस्पताल ले जाया गया तो उसने दाढ़ी वाले डॉक्टर से मेडिकल चेकअप कराने से इनकार कर दिया। नफरत की इंतहा देखिए। उसे लगा कि दाढ़ी वाला डॉक्टर मुस्लिम है, इसलिए उसने मेडिकल कराने से मना करा दिया और जब बिना दाढ़ी वाला डॉक्टर आया तो कोई विरोध नहीं किया। चेतन के वकील का कहना है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है और अपराध के समय चेतन सिंह होश में नहीं था। सवाल यह है कि चेतन सिंह नाम के कांस्टेबल के मन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत किसने पैदा की? कौन है जिसने चेतन सिंह को वर्दी में चलता फिरता आतंकवादी बना दिया? कौन है जिसने चेतन के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया? कौन है जिसने इस कदर नफरत भर दी कि चेतन अपने सैनिक कर्तव्यों को भूल गया? हालांकि इस कौन का जवाब आप सब जानते हैं। वैसे ये भारत में इकलौता चेतन नहीं है, आप अपने आसपास ढूंढ लेंगे तो बहुत सारे चेतन मिल जाएंगे। इन सभी चेतनों को चेताने की जरूरत है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। इतिहास पढ़ो और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी ज्ञान से बाहर निकलो। नफरत की राजनीति ने देश में कैसे कैसे आतंकवादी पैदा कर दिए हैं। 4 लोगों की हत्या करने के बाद वो कह रहा है कि ट्रेन नहीं रुकती तो 8-10 को और मार देता। एक भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में इन्होंने कहा कि जो भारत माता की जय बोलेगा वो हमारा भाई है और हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं, और जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा तो उसकी जान लेने में हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही इन्होंने ये भी दावा किया है कि कश्मीर में केंद्र सरकार ने शांति स्थापित कर दी है। बाकी हकीकत क्या है तो आप सब जानते ही हैं। अब सवाल यह है कि भारत माता के खिलाफ कौन बोल रहा है? जो इस देश में पैदा हुआ, जो इस देश की मिट्टी में रहता है, जो इस देश की मिट्टी का खाता है, क्या वो इस देश से नफरत कर सकता है? बिल्कुल नहीं। दरअसल यहाँ एक खेल चलता है। खेल यह है कि पहले भीड़ को तैयार करना है कि जो भी भारत के खिलाफ बोलेगा, भारत माता के खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ हिंसा करनी है, जान लेने से पीछे नहीं हटना है। और इसके बाद किसी वीडियो को एडिट करके दिखा देना है कि देखो ये लोग भारत माता के खिलाफ बोल रहे हैं। याद करिए जेएनयू का मामला, किस तरीके से कन्हैया कुमार समेत अनेक लोगों पर आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे, टुकड़े करेंगे नारे लगाए थे। बाद में खुद भाजपा सांसद की पत्नी ने कहा कि मैं भी वहां पर मौजूद थी, कन्हैया तो वहां था ही नहीं। जबकि जो लोग नारे लगा रहे थे वो बाकायदा नकाब पहन कर आए थे। ये नकाब वाले कौन है, हमने पहले भी इस पर बात की है। और वो सारे नकाबपोश बाहरी थे, ये बात खुद भाजपा सांसद की पत्नी ने कहा है। जी न्यूज जैसे टीवी चैनलों ने उसी फर्जी वीडियो को खूब चलाया और बैठे बिठाए कन्हैया कुमार जैसे छात्र नेताओं को देशद्रोही घोषित कर दिया और उनकी चहेती सरकार आज तक उन आरोपों
आरोपों को साबित नहीं कर पाई। वीडियो फर्जी पाया गया, लेकिन उससे हुआ ये कि वोट बैंक तैयार रहा, अंधभक्तों की टीम मजबूत बनी रही। वैसे यहां एक और सवाल उठता है, हाल ही में डीआरडीओ के जिस साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप लगा कि किसी पाकिस्तानी महिला जासूस को उसने भारत की सीक्रेट दी है, वो आदमी भी आरएसएस से जुड़ा हुआ था। इसे भारत माता के खिलाफ माना जाएगा या भारत माता के साथ माना जाएगा? क्या भारत माता का जयकारा लगवाने वाले ठेकेदार इस बात का जवाब देंगे कि कथित रूप से आरएसएस से जुड़ा हुआ एक डीआरडीओ का वैज्ञानिक पाकिस्तान जैसे देश को यदि भारतीय खुफिया जानकारी देता है तो उसे देशद्रोही माना जाएगा कि नहीं? वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सवाल किया कि आप सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों का विकास करते हैं। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2023 में श्री सीमेंट सांगी इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहता था। जून 2023 में श्री सीमेंट के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। जुलाई 2023 में श्री सीमेंट ने खुद को उस खरीद से यानी अधिग्रहण से अलग कर लिया। फिर अगस्त में अडानी का अंबुजा सीमेंट संगी इंडस्ट्रीज को खरीद लेता है। वही पुराने खेल का आरोप फिर से लग रहा है, जो मोदी सरकार पर पहले भी लग चुका है, कि जांच एजेंसियों से डरा धमकाकर अलग अलग इंडस्ट्रीज गौतम अडानी के नाम पर करवाने की साजिश बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार करती है। वहीं कांग्रेस सांसद ने एक बात और उठाई है। उनका कहना है कि जब तक मैं सदन में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहा था, बीजेपी के सांसद शांत थे, लेकिन जैसे ही अडानी का नाम लिया, ये लोग खड़े हो गए और चिल्लाने लगे। वहीं संसद में लगातार ये भी देखा जा रहा है कि कभी भाजपा सांसद नीचे बैठ बोल रहे हैं, संसद में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे विपक्षी सांसदों से औकात देख लेने की बात कर रहे हैं। कोई सांसद रासलीला और कैरेक्टर ढीरा बोल रहा है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। और सबको तो छोड़ दीजिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब कुर्सी पर बैठकर सांसद डेरेक ओब्रायन को यूं डांटते हुए नजर आए, ऐसा डांट रहे थे जैसा दृश्य आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि संसद में ऐसा हो सकता है। पत्रकार श्यामवीरा सिंह ने लिखा है कि पूरा देश इस वीडियो को देखे, सिर्फ मणिपुर शब्द बोलने पर ही टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सस्पेंड किया गया। यह स्पीकर खुद इतनी बदतमीजी से बात करता है, क्या संसद में भी बात नहीं रखी जा सकती? अब हर तरफ से यह सवाल उठने लगा है कि क्या संसद में जो भी सांसद मुखर होकर सवाल करते हैं, तेज आवाज में देश के मुद्दों को उठाते हैं, क्या उन्हीं को बारी बारी से टारगेट किया जा रहा है, संसद की कार्यवाही से बाहर किया जा रहा है? और ऐसा करने में कुछ सेकंड ही लगता है अध्यक्ष महोदय को। मैं यहां सदन के अध्यक्ष पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मगर आप जब सदन की कार्यवाही को देखेंगे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों को बोलते हुए सुनेंगे तो समझ में आएगा कि अध्यक्ष महोदय क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और झुकाव किधर है कि नहीं है। सवाल यह भी है कि भाजपा के जो सांसद सदन में तमीज भूल गए हैं, जो रासलीला और कैरेक्टर ढीरा बोल रहे हैं, अरे बैठ सरेआम इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो सांसद देश के माननीय पत्रकारों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री सन्नाटा मारकर क्यों बैठे हैं? इतने दिन हो गए, सारे विपक्षी सांसद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आकर जवाब दें। प्रधानमंत्री आखिर सवालों से भाग क्यों रहे हैं? यदि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए लोग इस तरीके से देश के असल मुद्दों से भागेंगे, सवालों से भागेंगे, तो फिर लोकतंत्र की अम्मा का क्या होगा? क्या सवाल पूछने वाले विपक्षी सांसदों को सदन की कार्यवाही से निकलवा देने से लोकतंत्र की अम्मा मजबूत हो जाएगी? एक बार फिर से अपील है, अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या फिर जो भी आप चलाते हैं, उन सब पर अपने हिंदू और मुस्लिम मित्रों के साथ तस्वीरें या वीडियो बनाकर शेयर कीजिए। आप हमें भी भेज सकते हैं, हम उसे अलग अलग वीडियोज में दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।